हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बैन प्रियानंद। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं ध्यान से सुनिए। हर रोज़ सुबह 6 बजे करेंट अफेयर और हर रोज़ शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप एक भी क्वेश्चंस को मिस ना कर सको और आपकी तैयारी जोरदार होती रहे। चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 1, इस समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर अपनाई जाती है? ऑप्शन देखिएगा, 1 नियत विनिमय दर, ऑप्शन 2 अस्थिर विनिमय दर या ऑप्शन विनिमय दर या ऑप्शन 3 उच्चाधिकृत विनिमय दर या ऑप्शन 4 निम्न अधिकृत विनिमय दर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा अस्थिर विनिमय दर। कहा गया है कि इस समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर अपनाई जा रही है? तो अस्थिर विनिमय दर याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2009 के लिए आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? ऑप्शन देखिएगा, 1 MS धोनी, 2 गौतम गंभीर, 3 मिचेल जॉनसन या 4 तिलक रत्ने दिलशान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, गौतम गंभीर ने जीता। कहा गया है कि किसने वर्ष 2009 के लिए आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता था? तो गौतम गंभीर जी ने, सॉरी गौतम गंभीर जी ने तो नहीं जीता था 2009 में, मिचेल जॉनसन ने जीता था। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ये नहीं होगा, ये रॉन्ग है। मिचेल जॉनसन होगा, इसने 2009 में जीता था। कहा गया कि किसने वर्ष 2009 के लिए आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर जीता था? तो याद रखें, मिचेल जॉनसन ने, गौतम गंभीर ने नहीं जीता था, मिचेल जॉनसन ने, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 3, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? ऑप्शन देखिएगा, 1 वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं या ऑप्शन 2 उनकी टांगें कमजोर होती है और भूमि पर भक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं या ऑप्शन 3 वे रोशनी की कौंध उत्पन्न करते हैं या ऑप्शन 4 वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकती है? तो इसका सही आंसर होगा वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है, इसलिए वह अंधेरे में उड़ सकती है। किस लिए? तो वह पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है, इसलिए याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 3, ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएंगे? ऑप्शन देखिएगा, 1 सारी बर्फ पिघल जाएंगी, ऑप्शन 2 सारा पानी बर्फ बन जाएगा या ऑप्शन 3 कोई परिवर्तन नहीं आएगा या ऑप्शन 4 थोड़ी सी बर्फ पिघल जाएगी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा 0 डिग्री सेल्सियस में, याद रखें। तो याद रखना ऑप्शन नंबर 3 सही है, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 5, राष्ट्रीय आय क्या होती है? ऑप्शन देखिएगा, 1 बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन 2 उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद या ऑप्शन 3 बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद या ऑप्शन 4 उत्पादन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्या? राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो राष्ट्रीय आय उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद होती है राष्ट्रीय आय। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा इंडोनेशिया क्षेत्र 2004 में बहुत बड़े भूकंप का शिकार बना? ऑप्शन देखिएगा, 1 इरियन जया, ऑप्शन 2 सुमात्रा, 3 कलिबंगन या 4 जावा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ सुमात्रा। कहा गया है कि कौन सा इंडोनेशिया क्षेत्र 2004 में बहुत बड़े भूकंप का शिकार बना? तो सुमात्रा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, बिना विराम चलने वाली पहली वातानुकूलित रेलगाड़ी दुरांतो निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच चलाई गई है? ऑप्शन देखिएगा, 1 सियालदह से नई दिल्ली, ऑप्शन 2 मुंबई से हावड़ा, ऑप्शन 3 बेंगलुरु से हावड़ा या ऑप्शन 4
चेन्नई से नई दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा सियालदह टू न्यू दिल्ली। जी हाँ, बिना विराम चलने वाली पहली वातानुकूलित रेलगाड़ी दुरांतो निम्नलिखित में से किस स्थानों पर चलाई गई है? तो सियालदह टू न्यू दिल्ली, सियालदह से नई दिल्ली तक, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने वर्ष 2009 से 10 के लिए इकोनॉमिक आउटलुक नामक रिपोर्ट प्रकाशित की है? ऑप्शन देखिएगा, 1 योजना आयोग, 2 प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद, या ऑप्शन 3 वित्त आयोग, या फिर 4 भारतीय रिजर्व बैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। देखिए सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने वर्ष 2009 से 10 के लिए इकोनॉमिक आउटलुक नामक रिपोर्ट प्रकाशित की? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 9। भारत और संयुक्त राज्य ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित सरकार को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया? ऑप्शन देखिएगा, 1 व्यापार और निवेश, ऑप्शन 2 बौद्धिक संपदा, 3 पारंपरिक ज्ञान, या फिर 4 उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्या? व्यापार और निवेश, बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान, ये तीनों सही है, इसलिए उपयुक्त सभी सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। कहा गया कि भारत और संयुक्त राज्य ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित करार को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया? तो व्यापार और निवेश को, बौद्धिक संपदा को, पारंपरिक ज्ञान को, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन देखिएगा, 1 मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान, 3 गुजरात, या 4 महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, राजस्थान। कहा गया कि कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? तो राजस्थान नहीं है नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा देश ट्विटर के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार है? ऑप्शन देखिएगा, 1 चीन, 2 भारत, 3 ब्राजील, या 4 इंडोनेशिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भारत। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। कौन सा देश है ट्विटर के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार है? तो भारत, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 12। 2 देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 व्यापार शेष, 2 द्विपक्षीय व्यापार, 3 व्यापार परिणाम, या 4 बहुपक्षीय व्यापार। इसका सही आंसर क्या होगा? कहा गया है कि 2 देशों के बीच वस्तु विनिमय, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा व्यापार परिमाण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, सवाल नंबर 13। पर्वतीय स्लोपों, हिल स्लोप्स पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 वनरोपण, 2 सोपान कृषि, 3 पट्टीदार खेती, या 4 समोच्च रेखीय जुताई। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, कहा गया है क्वेश्चन में कि पर्वतीय स्लोपों यानी कि हिल स्लोप्स पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो सोपन कृषि, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, इसके द्वारा, याद रखें। अगले इस प्रकार ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 14। ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था? ऑप्शन देखिएगा, 1 टॉलमी, 3 इरास्टोस्थेनीज, या ऑप्शन 3 हिकार्ड्स, या 4 हेरोडोट्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, इरास्टोस्थेनीज। ज्योग्राफी शब्द का किसने निर्मित किया है इस शब्द को? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा इरास्टोस्थेनीज ने निर्मित किया है ज्योग्राफी शब्द, याद रखें। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 पश्चिमी घाट, 2 पूर्वी घाट, 3 पश्चिमी हिमालय, या 4 पूर्वी हिमालय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, पश्चिमी घाट। कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16।
मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 सुदूर सुग्राही, 2 मानचित्र कला, 3 फोटोग्रामिति या 4 मानचित्रण। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, मानचित्र कला। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका आंसर। मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो मानचित्र कला कहा जाता है, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 17। पृथ्वी कितनी पुरानी है और इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 भूवैज्ञानिक समय मान, ऑप्शन 2 रेडियो मैट्रिक काल निर्धारण, ऑप्शन 3 गुरुत्वाकर्षण पद्धति या ऑप्शन 4 जीवाश्म पद्धति। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, रेडियो मैट्रिक काल निर्धारण, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? ऑप्शन देखिएगा, 1 विष्णुगुप्त, 2 उपगुप्त, 3 ब्रह्मगुप्त या 4 बृहद्रथ। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, उपगुप्त। अशोक ने किस बौद्ध से प्रभावित होकर? तो उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था अशोक ने, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 19। यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए हो? ऑप्शन देखिएगा, 1 जॉर्ज वॉशिंगटन, 3 विशिंगटन चर्चिल या 3 ऑप्शन 3 अब्राहम लिंकन या 4 थियोडोर रूजवेल्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। कहा गया कि यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए हो? तो फ्रेंड अब अब्राहम लिंकन ने घोषणा की थी, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से देखिए। अगर आप इससे पिछली वीडियो को देखना चाहते हो तो आई बटन पे देख सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे भी वीडियोस देख सकते हो। अगर स्पेशली कोरोना की वीडियो देखना चाहते हो, मैंने कोरोना के लिए जो 2 दवाई ट्रायल के लिए दे दी गई है, उन दवाओं से रिलेटेड वीडियो मैंने बना रखी है। वेंटिलेटर कितना हेल्पफुल है कोरोना में, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी कि वेंटिलेटर है क्या, मैंने फ़ोटो दिखाया, मैंने इसके बारे में पूरा मतलब डिटेल बता रखी है मैंने, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। मैंने ग्रुप ऑफ 7 की वीडियो बना रखी है, इसरो से रिलेटेड वीडियो मैंने बना रखी है, और भी बहुत सारी वंदे भारत मिशन टॉप सिलेक्टेड। तो वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट का प्लेलिस्ट मिलेगा, एक जनरल अवेयरनेस, एक करंट अफेयर और एक कोरोना का स्पेशल मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप जाकर वहाँ पर उन प्लेलिस्ट में से जो आपको पढ़ना होगा वहाँ पर आप पढ़ सकते हो, ओके। और अगर आप मुझे टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हो तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आपके पास टेलीग्राम है तो टेलीग्राम पे आप यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पर हमारा चैनल, जिसको आप ज्वाइन कर लोगे तो उसमें भी डेली सुबह 6 बजे करेंट अफेयर और शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस आपको मिल जाएगी सबसे पहले। तो चैनल में ज़रूर जुड़ जाइएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक इस यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सवाल नंबर 20 देखिए, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 इब्राहिम लोदी, 2 सिकंदर लोदी, 3 बहलोल लोदी या 4 सिज्र खान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, बहलोल लोदी ने की थी, लोदी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोदी ने, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 21। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? ऑप्शन देखिएगा, 1 प्रभाकर वर्धन, 2 पुलकेशिन या 3 नरसिंह वर्मा पल्लव या 4 शशांक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? ऑप्शन देखिएगा, 1 जहांगीर, 2 शाहजहां, 3 अकबर या 4 औरंगजेब। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, अकबर। कहा गया है कि कौन सा व्यक्ति निरक्षर था निम्नलिखित में से, तो अकबर था, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्या कहता है कि किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ था?
देखिए सवाल क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड रिपन, 2 लॉर्ड डलहौजी SH, ऑप्शन 3 लॉर्ड बेंटिक या ऑप्शन 4 लॉर्ड कर्जन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा? कहा गया है कि किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड डलहौजी के साथ। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए सवाल नंबर 24 ध्यान से। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला? ऑप्शन देखिएगा 1 15 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947 या फिर 15 अगस्त 1950 या फिर 15 अक्टूबर 1947। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला? तो 15 अगस्त 1947 को। याद रखें कब मिला था? 15 अगस्त 1947 को भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा मिला था। याद रखें इस तारीख को। अगले प्रश्न को देखिए सवाल नंबर 25। निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? ऑप्शन देखिएगा 1 एक दलीय राज्य, ऑप्शन 2 द्विदल राज्य, 3 बहुदल राज्य या 4 दो दल बहुदल राज्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एक दलीय राज्य। कहा गया कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? तो एक दलीय राज्य, ऑप्शन नंबर 1 सही है। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए सवाल नंबर 26। मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? ऑप्शन देखिएगा 1 जर्मनी, 2 फ्रांस, 3 हॉलैंड या 4 ब्रिटेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जी हाँ जर्मनी के थे। मार्क्स कहाँ के थे? किस देश के? तो जर्मनी के। अगले प्रश्न को देखिए सवाल नंबर 27। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन देखिएगा 1 विधायिका, 2 कार्यपालिका, 3 राजनीतिक दल या 4 न्यायपालिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा न्यायपालिका। जी हाँ ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए सवाल नंबर 28। सहकारिता आयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए बनाया गया था? ऑप्शन देखिएगा 1 प्रशासनिक सुधार, 2 निर्वाचन संबंधी सुधार, 3 वित्तीय सुधार या 4 केंद्र राज्य संबंध। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा केंद्र राज्य संबंध। जी हाँ ऑप्शन नंबर 4 सही है। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करेंगे तो आपको एक ऐसा बेल आइकन दिख रहा होगा, वहाँ पर उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और फिर ऑल में क्लिक कर दीजिए। उससे क्या होगा कि मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। सुबह 6 बजे करेंट अफेयर और शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है। सारे टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। अगर आप वाकई में सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुबह और शाम करेंट अफेयर को जरूर ध्यान से समझकर पढ़ा कीजिए। तैयारी हो जाएगी बिना टेंशन के। इसमें बस ध्यान से समझकर पढ़ाई करते रहिए। तैयारी जोरदार करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सवाल नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करना होता है? ऑप्शन देखिएगा 1 भारत के प्रधानमंत्री, 2 भारत के राष्ट्रपति, 3 लोकसभा के उपाध्यक्ष या 4 संसदीय कार्य मंत्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करना पड़ता है। लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करना पड़ता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए सवाल नंबर 30। ये हमारा अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किस कारण से एक आवश्यकता मांग बन जाती है? ऑप्शन देखिएगा 1 क्रय क्षमता, 2 क्रय की आवश्यकता, 3 क्रय की इच्छा या 4 वस्तु की उपयोगिता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ वस्तु की उपयोगिता। कहा गया किस कारण से? तो वस्तु की उपयोगिता के कारण से एक आवश्यकता मांग बन जाती है। वस्तु की उपयोगिता के कारण ऑप्शन नंबर 4 सही है। याद रखना है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। इसलिए प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर किया कीजिए वीडियो को। जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, क्योंकि आप शेयर करोगे तो ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँच जाएगी जिनको इस वीडियो की खास ज़रूरत है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने जॉब को लेकर, तो इस चैनल से जुड़ जाइए और हमारे साथ तैयारी करते रहिए। करेंट अफेयर सुबह 6 बजे, शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस डेली पढ़ाई कीजिए। आपकी तैयारी होती रहेगी। निश्चिंत बेफिक्र बिंदास होकर इसमें पढ़ाई कीजिए। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।